स्क्रीन विजिबल है सभी को? थम्स अप करके बता दे। अब हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम आते हैं डायरेक्ट पैनक्रियाज पर। जो पैनक्रियाज होती है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब क्या होता है? मैंने आपको जब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बताई थी, तब आपको बताया था कि कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जिनमें डक्ट भी होती हैं और डक्ट लेस भी होती है। तो हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ये दोनों तरह के ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं। और पहले इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है वो हमारे स्टमक के बिल्कुल पीछे रहती है। देखिए इस फिगर में जो एक ये बीन शेप एक बैग दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्टमक है। राइट, मेरा कर्सर आप लोग को दिख रहा है, तो इससे देखिए। अब ये यहाँ से जो ट्यूब निकल के ये यू शेप होती है, इसको हम कहते हैं ड्यूडिनम। तो जो पैनक्रियाज होता है, इसका हेड यहाँ ड्यूडिनम पे फिट होता है। और एक जो लाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फैला हुआ पूरा, ये एक्चुअली लाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये स्टमक का बैक पोर्शन दिखा रहे हैं। तो ये उसकी बॉडी या टेल होती है। तो अगर हम पीछे से देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ड्यूडिनम वाला पार्ट हो गया जो यू शेप है, ये वाला पार्ट। और यही डायग्राम हम पीछे से देख रहे हैं। तो इसके जो यू शेप में है, इसमें ये हेड फिट है इसका। और बाकी इसका जो टेल रीजन है वो बाहर पीछे की तरफ पूरे ये स्टमक के हाफ से अधिक स्टमक के ऊपर तक ये फैला हुआ रहता है। और यहीं से एक ट्यूब निकलती है जिससे गॉल ब्लैडर अटैच रहता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये जो पैनक्रियाज है, ये लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर का ये स्ट्रक्चर होता है। और इसमें बॉडी और टेल, तो बॉडी इसकी कहाँ फिक्स होती है? यू शेप ड्यूडिनम में इसकी जो बॉडी या हेड फिट हो जाता है, और पीछे तक इसका फैला हुआ पोर्शन टेल होता है। और इसको मिक्स्ड ग्लैंड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड का काम करता है, तो इसको हम मिक्स्ड कहते हैं। अब इसमें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्योंकि यहाँ से जब डाइजेशन होता है तो उसके दौरान जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, वो एक ट्यूब के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहां पर कि ये डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। और अगर इसको एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में देखें तो इसमें इसका एक पार्ट होता है आइलेट, लैंगरहैंस आइलेट। तो ये जो लैंगरहैंस आइलेट होता है, ये लैंगरहैंस आइलेट जो होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। और ये जो इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो डक्टलेस हो रहते हैं और सीधे ब्लड में, ब्लड सीक्रेशन में मिल जाते हैं। अब ये जो आपको इसकी टेल पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे पेनक्रियाटिक आइलेट्स पाए जाते हैं। इसी का एक बड़ा रूप ये दिखाया गया है। तो इस आइलेट्स में क्या क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स। और इसमें 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ। तो ये थोड़ा इसका छोटा रूप है, इसलिए इसमें एफ सेल नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए, एफ सेल, अल्फा, डेल्टा, बीटा, ये 4 सेल इसमें मेन पाए जाते हैं। अब इसमें जो अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? ग्लूकेगॉन। और ये ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है ग्लूकोज, वो ब्लड में वापस ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है और टारगेट सेल तक जाता है। तो
ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लाइकोसिस में हेल्प करना। अब सेकंड होती हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। ये इस टर्म से अभी सब बहुत परिचित होंगे, और चूंकि डायबिटिक एक बहुत कॉमन डिजीज है जो हमारे आसपास काफी फैली हुई है, तो इसको हम थोड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो जो बीटा सेल है, इनसे इंसुलिन हार्मोन्स सीक्रेट होता है, और ये क्या करता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और जैसे ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो ये लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। और सेकंड ये क्या करता है इंसुलिन, कि जो सेल वॉल होती हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता है, जिससे कि वो ग्लूकोज सेल वॉल के अंदर जा सके। ठीक है। और उस सेल को ग्लूकोज मिल सके। तो ये काम हो गया इंसुलिन का। अब इसमें जो डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं, इनसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? सोमेटोस्टेटिन। ये इसका मेन काम क्या होता है कि हमने देखा था जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे कि उससे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। तो एक लिमिट के बाद जब ग्रोथ हार्मोन्स का सीक्रेशन रुक जाता है, क्योंकि उसमें हमने दो पढ़ा था कि यदि वो कम सीक्रेट होता है तो व्यक्ति बौना या छोटे कद का रह जाता है, और जब वो अधिक सीक्रेट होता है तो व्यक्ति अतिकाय या जाइंट हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए पर्टिकुलर टाइम पे उस हार्मोन्स को रोकने के लिए कौन हार्मोन्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है सोमेटोस्टेटिन। यही हार्मोन्स होता है जो जो ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और रेगुलाइज करता है। और साथ ही ये हार्मोन्स का दूसरा काम क्या होता है कि अल्फा और बीटा सेल से जो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, उनके सीक्रेशन को बैलेंस रखा, एक्सेस नहीं होने देना। फिर इसके बाद जो तीसरी सेल होती हैं वो होती हैं एफ एफ सेल। ये एफ सेल जो होती हैं, ये पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करती हैं। और ये जो सीक्रेशन होता है, ये जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद ये हमारे ब्लड में मिलता है। बट इसके फंक्शंस क्या हैं ये अभी तक बहुत अधिक नॉलेज में नहीं है, तो इसके बारे में हम इतना ही समझेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें मेन जो हमारा है वो इंसुलिन है। अब इंसुलिन हार्मोन्स के कम या ज्यादा होने से हमें या किसी भी ह्यूमन को कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज। डायबिटीज के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? आंखों में थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है, ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है, और हमारे बहुत सारे ऑर्गन इससे इफेक्टेड होते हैं, जैसे नोशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन, यूरिन में प्रॉब्लम। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो इस डायबिटीज से हमारे कौन कौन से ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं? ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट इफेक्टेड होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं, हमारे पैर इफेक्टिव होते हैं जिसको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं, किडनी, पैरों में जो ब्लड का फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और ब्रेन के हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं, और आंखों का रेटिना। ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जो डायबिटीज होने के कारण इफेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डायबिटीज होती है वो टू टाइप की होती है, टाइप ए डायबिटीज और टाइप बी डायबिटीज। ये सब आपने काफी सुने होंगे, है ना? तो जो नॉर्मल जब ब्लड होता है तो उसमें ग्लूकोज जो होता है ये आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, कुछ 4-5 ही दिख रहे हैं आपको, है ना? ये नॉर्मल ग्लूकोज है। लेकिन जब डायबिटिक व्यक्ति हो जाता है तो जो ब्लड में यही ग्लूकोज जो है वो एक्सेस में हो जाता है। यहाँ आपको बहुत सारे व्हाइट पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहाँ ब्लड में ग्लूकोज बहुत एक्सेस में हो गया। अब ये क्यों होता है? ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को सेल के वॉल के अंदर एंटर करता है।
अभी जैसे हमारा शरीर है वो किससे चलता है? एनर्जी से। एनर्जी हमको किससे मिलती है? हमारी ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमको कौन पहुंचाता है? ब्लड। ठीक है। तो हम जो खाना खाते हैं वो खाना किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और जैसे ही वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में आता है तो सबसे पहले जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है कि इस ग्लूकोज को एक सामान्य ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर देता है। ठीक है। ये एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या होता है कि जब मान लीजिए हम पैदल चल रहे हैं तो हमारे जो लेग मसल्स हैं वो बहुत अधिक काम कर रहे हैं। तो जो लेग के मसल्स हैं वो ब्रेन को क्या मैसेज पहुंचाएंगे कि हम थक रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। अब ये सिग्नल लीवर में पहुंचेगा और लीवर क्या करेगा कि इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा जो लीवर में स्टोर है। क्योंकि सेल को हम एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के फॉर्म में। अब ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड में उसने डाल दिया क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस है, तो इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ब्लड में। अब ब्लड में ग्लूकोज आ गया और ये ब्लड के थ्रू हमारे पैर के मसल्स तक या उस टारगेट सेल तक गया। अब मान लीजिए उसी समय ब्लड में इंसुलिन भी जाता है। अब यदि इंसुलिन का काम क्या रहता है कि जब वो कोई एक, मान लीजिए ये टारगेट सेल है, ठीक है, इसके आसपास ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज हैं जिसमें ब्लड है। अब वो ग्लूकोज यहां तक तो पहुंच गया लेकिन अभी उसके सामने एक रुकावट क्या है? सेल मेम्ब्रेन। उस सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करेगा तभी ग्लूकोज उस सेल के अंदर जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है या ये जो सेल वॉल को क्रॉस कराने का काम किसकी प्रेजेंस में होता है? इंसुलिन के। ठीक वैसे ही है कि जैसे यदि आप बोले नहीं नहीं मुझे तो कहीं सपोज दिल्ली जाना है और आप स्टेशन तक पहुंच गए लेकिन अगर टिकट आपके पास नहीं है तो आप उस व्हीकल में एंटर नहीं हो पाएंगे, है ना, या ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे और दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही ये एक पासपोर्ट का काम करता है इंसुलिन। अब जब इंसुलिन की कमी होती है तो क्या होता है कि लीवर से ग्लूकोज तो ब्लड में चला गया लेकिन इंसुलिन नहीं गया। उस कंडीशन में क्या होगा कि उस टारगेट सेल के आसपास ग्लूकोज ब्लड में डिपॉजिट हो गया बट उस सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट हुआ। वो जो एक अंदर ट्रांसफर होना था वो नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल फिर से मैसेज भेजेगी ब्रेन को, ब्रेन फिर से लीवर को मैसेज भेजेगा, लीवर फिर से ग्लूकोज को ब्लड में डालेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। नतीजन क्या होगा कि चूंकि जो ब्लड का ग्लूकोज है वो सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, लेकिन मैसेज भेज रही है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी ये सेकंड वाली पोजीशन आ जाएगी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। और जब ये ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ने लगती है तभी क्या होता है? आप डायबिटिक कहलाते हैं। तो इस तरह से ये इंसुलिन का यहाँ पर फंक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम दो टाइप के बोल रहे हैं डायबिटीज, एक तो टाइप ए और एक टाइप 2। अब जो टाइप 1 है इसमें आप देखिए इंसुलिन का एब्सेंस बताया गया है। ये जो आपको एक वायलेट कलर के क्रिस्टल जैसे दिख रहे हैं ये इंसुलिन है। तो ये इंसुलिन टाइप 2 में है तो लेकिन कम है, लेकिन टाइप 1 में ये बिल्कुल भी नहीं है, एब्सेंस है। तो यही मेजर डिफरेंस जो है इन दोनों में है कि जो टाइप 1 होता है इसमें इंसुलिन जो है वो बनता ही नहीं है, लेकिन जो टाइप 2 होता है उसमें इंसुलिन बनता है लेकिन कम मात्रा में बनता है। टाइप 1 जो होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है और टाइप 2 जो है वो आपके
आपकी डाइट, आपकी लाइफ़स्टाइल इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट होके क्रिएट होने वाली डिज़ीज़ है, एक डिसऑर्डर है। और ये टाइप 1 जो है ये क्या इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो अटैक करता है और इंसुलिन की जो बीटा सेल हैं जो कि सॉरी पैंक्रियास की जो बीटा सेल हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, उनको ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इंसुलिन की टोटली एब्सेंस हो जाती है। अब इनके सिम्पटम्स क्या हैं? तो दोनों के लगभग सेम सिम्पटम हैं, बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है। आपको बहुत अधिक प्यास लगेगी, आपका मुँह सूखा हुआ लगेगा, यूरिनेशन आपका बढ़ जाएगा, आपको एनर्जी की कमी लगेगी, थकान बहुत लगेगी और मसल्स में फटीग लगेगा। फिर आपका विज़न जो है वो थोड़ा धुंधला होता जाएगा, ब्लर्ड होता जाएगा और भूख आपको बहुत अधिक लगेगी कि फंगल का इन्फेक्शन हो सकता है स्किन में किसी भी तरह का, वेट लॉस हो सकता है। अगर कोई घाव है तो वो बहुत धीरे-धीरे भरेगा, उसका जो हीलिंग टाइम है वो काफ़ी कुछ बढ़ जाएगा। फिर बेड वेटिंग कई बार होने लगती है और पैर में एक झुनझुनाहट या नमनेस हाथ और पैरों में ये फील होने लगती है। तो ये दोनों के सिम्पटम होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। अब इनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट क्या है? तो टाइप 1 में तो चूँकि इंसुलिन टोटली नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है या तो जो इंजेक्शन होता है उसके द्वारा ही इंसुलिन दिया जाता है। लेकिन टाइप 2 में जो अगर स्टार्टिंग है तो उसमें आपकी डाइट, आपकी हेल्थ फिटनेस और पिल्स से भी काम चल जाता है। लेकिन जब ये स्केल शुगर का बढ़ जाता है तो फिर यहाँ पे भी हम इंसुलिन ही देते हैं। इसके अलावा जो पैनक्रियास से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन उसका आपके सिलेबस में नहीं है जिक्र, इसलिए हम उनको नहीं ले रहे हैं। ठीक है? डायबिटीज़ ही मेन है। अब डायबिटीज़ के लिए कैसे हम ट्रीटमेंट करें? डायबिटीज़ या पैनक्रिया पैनक्रियास से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उनको हम यौगिक ट्रीटमेंट से कैसे ठीक करते हैं? तो सबसे पहले तो हम कुछ ऐसे आसन करते हैं कि जिससे जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं, वो स्टिमुलेट हों और वो फिर से इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो उसके लिए हम मेन कौन-सी आसन्स को यूज़ करते हैं जिससे हमारे पैनक्रियास पर प्रेशर आए। या तो वो श्रिंक हो या उसमें स्ट्रेचिंग हो और वो स्टिमुलेट हो। तो उसके लिए कौन-कौन से आसन प्रमुख होते हैं? मंडूकासन, इसमें देखिए जब आप दोनों हथेली की मुट्ठी बनाते हुए सामने की तरफ झुकते हैं तो आपके पैनक्रियास पर प्रेशर आता है। पवन मुक्तासन, भुजंगासन, भुजंगासन के अलावा इसमें तिर्यक भुजंगासन भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। सुप्त मत्स्येंद्रासन, मर्कट आसन के सारे वेरिएशन इसमें यूज़फुल होते हैं। वज्रासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन, ताड़ासन और जो एक बैक बेंडिंग करते हैं हम हस्त उत्तानासन और पादहस्तासन, ये भी यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से इसमें आपको देखना है कि आसन कौन से हों, जो आपके एब्डोमेन के उस पोज़ीशन को, उस जगह को, लोकेशन को इफ़ेक्ट करें जहाँ पर आपका पैनक्रियास होता है। कटी चक्रासन भी इसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अब इसमें फिजिकल के साथ-साथ कुछ मेंटल इश्यू भी होते हैं। मेंटल इश्यू क्या होते हैं कि जैसे स्ट्रेस अधिक लेंगे वो जिनको डायबिटीज़ है, एंग्जायटी, डिप्रेशन, फिर एक बीमारी के कारण जो स्ट्रेस आता है, वो होता है और ईटिंग, एबनॉर्मल ईटिंग हो जाती है उनके बिहेवियर में। तो ये सारे जो हैं, ये मेंटल इश्यू होते हैं। अब हम इनको योग द्वारा कैसे ठीक करें? तो मेंटल इश्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा ये तो कुछ नॉर्मल है कि हम टेक ब्रीदिंग मतलब प्राणायाम, म्यूजिक सुने कोई अच्छा-सा जिससे आपका ब्रेन काम एंड कूल हो, कुछ क्रिएटिविटी करें, नेचर के साथ जुड़ें, है ना? फिर उसके बाद में
अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं और कुछ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें योग क्या कहता है? शवासन। शवासन एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है आपकी मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। योग निद्रा, फिर प्राणायाम और मेडिटेशन। तो ये ऐसा कोई भी अनम्यूट करके सारी है दी मेरी तो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। वो रुका हुआ है वीडियो भी मैम। एक्चुअली लाइट, हाँ एक्चुअली करंट नहीं है, इस कारण से शायद हो रहा है। अब आ रही क्या आवाज? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम वीडियो भी नहीं दिख रहा है आपका भी। कोई भी आवाज नहीं आ रही अभी, वीडियो भी नहीं दिख रहा। अभी आ रही क्या आवाज? अब आई मैम। आई आपका ना? वीडियो नहीं दिख रहा एक्चुअली मगर। हाँ, एक्चुअली करंट नहीं है ना, तो ये मैंने उससे सेट किया है मोबाइल से, तो ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग डाटा होता है ना। वीडियो में थोड़ी सी देर को ऑफ कर रही हूँ। यस मैम। चलिए, तो अभी हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि डायबिटिक का आप लोगों को सिम्टम और सारी चीजें बता दी। अब इसका यौगिक मैनेजमेंट भी आपको बताया है। तो इसमें कोई अभी वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस ब्रेक हो क्लियर रही है है। मेरी? क्लियर है, आ रही है मैम। क्लियर है मैम।
हाँ, एक्चुअली मोबाइल डाटा से अभी चल रहा है ना, जो पहले मैं यूज करती हूँ वाईफाई डाटा है, तो वो स्ट्रांग होता है। चलिए हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं तब तक।